नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जीरो टीम में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं नए साझेदार का प्रवेश यानी कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नए साझेदार का प्रवेश किसे कहते हैं, यानी कि उससे उसका क्या अर्थ है और नए साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं और नए साझेदार के प्रवेश के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप होती है, जो साझेदारी होती है, वो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर के लाभ कमाने के उद्देश्य से हम कोई वेद व्यापार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। अब देखो, कभी कभी क्या होता है कि साझेदारी में हम कुछ बदलाव देखते हैं, जैसे कि हमने साझेदारी का पुनर्गठन यहां पर समझा हुआ है कि साझेदारी का पुनर्गठन क्या होता है कि जब लाभालाभ अनुपात में वो परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी नए साझेदार को प्रवेश देना चाहते हैं या किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण हो जाता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या फिर दो फर्म आपस में मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। तो ये जो नए साझेदार का प्रवेश है ये भी एक पुनर्गठन की दशा है। अब एडमिशन की अगर हम बात करें तो एडमिशन नॉर्मल से आप समझ ही पा रहे होंगे कि एडमिशन मतलब पहले से दो पार्टनर या तीन पार्टनर जो विद्यमान साझेदार है वो पहले से अपना बिजनेस कर रहे थे, लेकिन उनको जरूरत पड़ने पर उन्होंने किसी और पार्टनर को भी क्या कर लिया है, किसी व्यक्ति को अपने साथ स्वामी के दर्जे के साथ पार्टनर बना लिया है। ठीक है ना, लाभ के उद्देश्य, लाभ बांटने के उद्देश्य उसने अब क्या कर लिया है, पार्टनर बना लिया गया। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, एडमिशन कह सकते हैं या नए साझेदार का प्रवेश कह सकते हैं। आइए अब थोड़ा सा किताबी भाषा में हम यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो इसमें दिया गया है कि साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार का स्वामी के रूप में, देखिए आप किसी व्यक्ति को अपनी पार्टनरशिप में जोड़ तो रहे हैं, एडमिशन तो दे रहे हैं, लेकिन वो एडमिशन क्या होना चाहिए, स्वामी के रूप में होना चाहिए, यानी कि उसको लाभ मिलना चाहिए। तो स्वामी के रूप में प्रवेश होना एवं साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। तो बड़ा सिंपल सा इसका मीनिंग है कि किसी व्यक्ति को आप अगर स्वामी के तौर पे प्रवेश देते हैं और आपके सदस्यों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। अब जैसे कि मान लिया जाए ए और बी दोनों पार्टनर है और वो सी को अपने साथ मिला रहे हैं, लेकिन वो उसको ना तो स्वामी का दर्जा दे रहे हैं ना ही उसको लाभ में हिस्सा दे रहे हैं, वो सिर्फ उससे काम करवाने के लिए कर रहे हैं। तो ना तो सदस्यों की संख्या बढ़ी है और ना ही यहाँ पर उसको स्वामित्व मिला है, तो ऐसी दशा में वो यहाँ पर पार्टनर नहीं माना जाएगा और इसको हम नए साझेदार का प्रवेश नहीं कहेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम देखें, ए और बी है, ये दोनों आपस में बिजनेस कर रहे थे, साथ में मिलकर के पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे थे, फिर इन्होंने क्या किया, अपने फ्रेंड या मित्र जो भी है सी को एडमिशन दे दिया और स्वामी के तौर पे दिया। मतलब जो ए और बी के अधिकार थे वही अधिकार सी को भी मिले हैं, लाभ में अधिकार मिला है, संपत्तियों में अधिकार मिला है। तो इस प्रकार स्वामित्व का जो उसे अधिकार मिला या स्वामित्व के रूप में जो प्रवेश मिला है उसे हम क्या कहेंगे, साझेदार का प्रवेश कहेंगे या फिर नए साझेदार का प्रवेश यहाँ कह सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे साझेदारों की संख्या में भी वृद्धि होगी। पहले ए और बी पार्टनर थे, अब ए बी सी यानी कि तीन पार्टनर हो गए। आइए एक डेफिनेशन के तौर पे हम समझेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1। इसमें दिया गया है कि यदि साझेदारों के बीच कोई विशेष अनुबंध नहीं है, देखिए अगर कोई पार्टनरशिप पहले से चल रही है और उस पार्टनरशिप में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, या हम बात करें कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो सभी विद्यमान साझेदारों की सहमति के बिना भी नए साझेदार को क्या किया जा सकता है, फर्म में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं, अब देखो पहले से अगर डील हो जाए, पहले से ठहराव हो जाए कि हम एडमिशन कैसे कैसे दे सकते हैं, लेकिन जब इन सभी पार्टनर्स के बीच जो पहले से पार्टनरशिप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, अब ए और बी जो पार्टनर हैं ये पहले से पार्टनरशिप कर रहे हैं और इन दोनों के बीच अभी तक कोई ठहराव नहीं हुआ है इस एडमिशन को लेकर के, तो ये किसी तीसरे व्यक्ति को बिना परमिशन के, यानी कि दोनों आपस में जब तक बात नहीं कर लेते तब तक इस सी को क्या नहीं कर सकते हैं, उसमें एडमिशन नहीं दे सकते। ऐसा नहीं कि ए अपने स्तर पे ए से बात कर लो और बोल ले आजा भैया तू भी आजा और अपन सब साथ में मिलकर के क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो नहीं, बी को सी को एडमिशन देने के लिए ए की परमिशन की जरूरत होगी, यानी कि इन दोनों की आपस में सहमति होना जरूरी है। तो जैसे यहाँ दिया है कि सभी विद्यमान साझेदारों की सहमति के बिना नए साझेदार को फर्म में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। सी को या न्यू पार्टनर जो भी आने वाला है उसको हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि नए साझेदार का प्रवेश क्या होता है और कैसे होता है। जैसे यहाँ इमेज में भी आप देख पा रहे होंगे कि ये तीन पार्टनर पहले से ही है और यहाँ पर एक और नया पार्टनर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने फॉर्म में आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एडमिशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर साझेदार के क्या क्या अधिकार होते हैं, यानी कि जो नया साझेदार आता है उसको हम क्या क्या अधिकार देंगे और क्यों देंगे। तो पहला आता है यहाँ पर फर्म की संपत्ति में अधिकार। जो नया पार्टनर आएगा, जो न्यू पार्टनर आएगा, उसको किस में मिलेगा, फर्म की असेट्स में उसको राइट्स मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा। अब ये क्यों दिया जाता है और कैसे,
तो फर्म की संपत्ति में उसको अधिकार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल लानी पड़ेगी। क्या लानी पड़ेगी, कैपिटल, यानी कि पूंजी। क्या लानी पड़ेगी, पूंजी। तो नया साझेदार को संपत्ति में तभी अधिकार मिल सकता है जब वो अपने साथ कुछ पूंजी लेके आए, कुछ कैपिटल लेके आए। अगर वो कैपिटल नहीं लाता है तो उसे संपत्तियों में अधिकार नहीं मिलेगा। संपत्तियों में क्या नहीं मिलेगा, अधिकार नहीं मिलेगा। तो ये कुछ अधिकार होते हैं कि संपत्ति में अधिकार तो है नए साझेदार को, लेकिन कब है, तो वो जब कैपिटल लेके आएगा तब, यानी कि पूंजी लाएगा तब। दूसरा अधिकार होता है फर्म में के लाभों में अधिकार। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसे फर्म के प्रॉफिट्स में भी अधिकार मिलता है, लेकिन यहां पर भी प्रॉफिट्स में अधिकार कब मिलेगा, जब वो गुडविल लेके आएगा। क्या लेके आएगा, गुडविल। तो न्यू पार्टनर जो होता है वो दो चीजें लेके आता है, तो कैपिटल लेके आता है और एक गुडविल लेके आता है। क्यों लेके आता है, तो हमने इसके लिए सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो आपको समझाए थे कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो वो गेनिंग पार्टनर कहलाएगा और इस वजह से वो गुडविल लेके आएगा, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको हम गुडविल देते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जैसे इस चीज को अगर हम समझे तो ये एक हिस्सा है जिसे ए और बी क्या कर रहे थे, आपस में बांट रहे थे, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं, सी को भी एडमिशन दे रहे हैं 1/4 के लिए। अब देखो 1/4 लेने आ रहा है, यानी कि इसके मैं अगर 4 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा ये कौन लेगा, सी लेने वाला है। तो इस पूरे लाभ में से 1/4 कौन लेने वाला है, सी लेने वाला है। तो ये ऐसे तो नहीं दे देंगे, फ्री फंड में श्रीखंड तो हम बांट नहीं सकते ना। तो ऐसी कंडीशन में ये जो 1/4 लेना आ रहा है, इसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा, फर्म को गुडविल देनी पड़ेगी। और ये गुडविल हम किसको दे देंगे, ए और बी को दे देंगे। क्यों दे देंगे, क्योंकि देखो वो अपना हिस्सा क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो यहां पर गुडविल अगर वो लाएगा तभी हम उसे प्रॉफिट्स में क्या करेंगे, अधिकार देंगे या लाभों में उसको अधिकार दे पाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नया साझेदार जब आता है तो दो अधिकार उसको दिए जाते हैं, एक तो संपत्तियों में अधिकार और एक फर्म में। लेकिन संपत्तियों में अधिकार देने के लिए उसे क्या करना होगा, कैपिटल लानी होगी। अगर वो संपत्ति में अपना अधिकार जताना चाहता है तो उसे कैपिटल यानी कि पूंजी लानी होगी, और अगर वो लाभ में अधिकार चाहता है तो उसको गुडविल लाना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि नया साझेदार को हम प्रवेश क्यों देंगे, यानी कि क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें नया साझेदार या उसका एडमिशन करवाना पड़ रहा है, ठीक है ना, उसकी हमें क्यों जरूरत है। तो पहला यहां पर पॉइंट आता है पूंजी की पूर्ति। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब बिजनेस करते हैं, यानी कि कम से कम दो लोगों ने मिलकर के बिजनेस शुरू किया और उनकी कैपिटल जो है उनको और जरूरत पड़ी, या उनकी कैपिटल की कमी होने के कारण वो उनकी नौबत ये आ गई कि हम अपने बिजनेस को बंद कर दें। तो इस समस्या के समाधान के लिए वो क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं जो उनकी पूंजी में क्या कर सकता है, पूर्ति कर सके। तो पूंजी की पूर्ति के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को एडमिशन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें आपके पास कैपिटल कम है या आपके बिजनेस को और डेवलप करना है, तो उसके लिए आपको पूंजी चाहिए। तो उस पूंजी की पूर्ति करने के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बना सकते हो जो आपकी पूंजी की पूर्ति कर सकता है, यानी कि पूंजी में जो कमी है उस कमी की पूर्ति वो कर सकता है। तो एक रीजन ये हो गया, पूंजी की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, पार्टनर बना लेते हैं। दूसरा आता है विशिष्ट योग्यता। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, पैसा तो लगा देते हैं लेकिन उस बिजनेस को चलाने की स्किल्स जो है उनके पास नहीं होती है। तो ये स्किल्स की कमी से उनका बिजनेस क्या होने लगता है, ठप होने लगता है, या हम बात करें डाउन होने लगता है। तो इस विशिष्ट योग्यता की वजह से भी किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है, एडमिशन दिया जा सकता है। यानी कि हम बात करें कि जो ए और बी हैं, या फिर ये जितने भी पार्टनर्स दे रखे हैं, ये सारे पार्टनर्स जो हैं इन्होंने पैसा तो अच्छा खासा लगा दिया लेकिन बिजनेस की स्किल्स इनके अंदर नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, अपने साथ मिला रहे हैं। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि उसके पास क्या है, विशिष्ट योग्यता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कैपिटल नहीं लाया तो उसे पार्टनर नहीं बनाया जाएगा। यहां पर पार्टनर बनाया जा सकता है किस वजह से भी, विशिष्ट योग्यता की वजह से भी हम किसी व्यक्ति को एडमिशन दे सकते हैं उसकी स्किल्स की वजह से। अगला आता है प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए। देखो कंपटीशन आज हर स्तर पर चालू हो गया है ना, हर स्तर पे आप देखोगे तो कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, हर कोई आपका प्रतिद्वंदी देखने को मिलेगा। तो इस प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी और फर्म को हमारे साथ मिला लेते हैं, किसी व्यक्ति को हमारे साथ मिला लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच का कॉम्पिटिशन जो है खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को या किसी जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसको एडमिशन दे सकते हो, ठीक है ना। जब दो पार्टनरशिप आपस में मिलती है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, पुनर्गठन कहते हैं। खैर आपने देखा ही है कि दो फर्मों का एकीकरण क्या कहलाता है, पुनर्गठन कहलाता है। अगला आता है साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु होने पर। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसी साझेदार की निवृत्ति हो जाती है, जैसे कि हमने देखा ही, और मृत्यु भी हो जाती है।
ठीक है ना। अब ऐसी दशा में साझेदारी की संख्या में जो कमी आती है, उस संख्या की खानापूर्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो किसी और व्यक्ति को हमारे साथ पार्टनर बनाना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें कि ए और बी, अब ये दो पार्टनर है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी ने क्या किया, अवकाश ग्रहण ले लिया। अब देखो, किसी एक व्यक्ति के साथ तो हम पार्टनरशिप जारी नहीं रख सकते, यानी कि उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहते हैं, क्योंकि कम से कम दो व्यक्ति तो होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए अपनी पार्टनरशिप को बनाए रखने के लिए क्या करेगा, सी को एडमिशन दे सकता है। तो फिर जो नई पार्टनरशिप फॉर्म होगी उसमें क्या रहेगा, ए और सी पार्टनर रहेंगे, और बी क्या हो गया, रिटायर हो गया या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में भी हमें क्या करना पड़ता है, किसी अन्य व्यक्ति को पार्टनर बनाना पड़ सकता है। अगला आता है विदेशी व्यापार की दशा में। देखिए, कभी कभार हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो डेवलप होता जा रहा है और इतना विकसित हो गया है कि वो विदेशों में भी जाना चाहता है, ठीक है ना। तो अब विदेश में हमें अगर बिजनेस करना है तो वहां पर हमें विदेशी व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो विदेशी व्यक्ति, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा अनुभव वहां के क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा कम रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो विदेशी है और वो हमारे बिजनेस को अच्छे से संभाल सके विदेश में। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना सकते हैं। अगला आता है कर्मचारी को प्रोत्साहन देने के लिए। देखिए, हमें लगता है कोई कर्मचारी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है और अच्छे से इतना काम कर रहा है जिससे हमारा लाभ बढ़ सकता है, और हम चाहते हैं कि वो और अच्छे से काम कर सकता है ताकि हमारा लाभ और बढ़े। तो उसे प्रोत्साहन हेतु हम उसे क्या करते हैं, सैलरी देने की बजाय हम उसे लाभ में हिस्सेदारी देना पसंद करते हैं। तो इसीलिए भी हम उसको क्या कर सकते हैं, पार्टनर बना ले लेते हैं। अगला आता है व्यापार की समृद्धि हेतु। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और डेवलप हो जाए और बढ़ जाए। तो व्यापार की समृद्धि के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ व्यक्तियों को अपने साथ मिला लेते हैं, ताकि उससे क्या होता है, व्यापार की समृद्धि बढ़े, उसकी ख्याति बढ़े, उसकी गुडविल बढ़े। या ऐसे व्यक्ति को हमारे साथ मिला लेते हैं जो पहले से ही फेमस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यापार की समृद्धि के लिए भी हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को पार्टनर या एडमिशन बना सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। अगला आता है व्यापार के उचित संचालन हेतु। देखिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति पैसा तो लगा देते हैं लेकिन उसका ठीक से ऑपरेशन या ऑपरेट उसको ठीक से नहीं कर पाते। तो ऐसी दशा में हमें ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो उसको अच्छे से ऑपरेट कर सके। तो व्यापार के उचित संचालन के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, किसी व्यक्ति को एडमिशन देना पड़ सकता है। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये नया साझेदार का प्रवेश क्या होता है और हम इस नए साझेदार का जो प्रवेश देते हैं वो किन किन कारणों से देते हैं और इन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।